A very good morning to all my dear students. I am CS Shweta and today we are continuing with the Factories Act, and today is the second class of Factories Act. So in the last class we discussed about Factories Act, scheme of the act, we talked about the objective of the act, we talked about history of the act, and more important we talked about the definitions, right? So if you have not done the previous class, you can first go and do the previous class. And in today's class, we are going to talk something about some administration of this act. ये एक्ट चलता कैसे है? हमने ऑब्जेक्ट सुन लिया, इसका जो मेजर ऑब्जेक्ट है हमारे फैक्ट्रीज एक्ट का वो क्या है? वर्कर्स का वेलफेयर, सेफ्टी, हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी। ये तीन बातें बहुत बार जिक्र करा गया है कि फैक्ट्रीज एक्ट बनाने के पीछे जो मेजर ऑब्जेक्ट है वो ये है कि वर्कर का हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर, इन तीनों चीजों पे ध्यान दिया जाए, राइट? अब फैक्ट्रीज एक्ट में कुल मिला के 120 सेक्शंस हैं, तो ऑफ कोर्स हम सारे सेक्शन नहीं बात करेंगे, जितने हमारे मॉड्यूल में हैं हम उतनी बात करेंगे, राइट? अभी ये जो आपके सामने है, दीज आर योर नोट्स दैट आर गिवन टू यू ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट, राइट स्टूडेंट्स? एंड आई हैव टोल्ड यू in fact these are the improved form of notes. मैंने लास्ट क्लास में जब आपको पढ़ाया था नोट्स यही थे, थोड़ा सा बैकग्राउंड दूसरा था, तो मैंने उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज करके आपको सेंड कर दिए हैं नोट्स। एंड I have told you in the last class also that your notes of the Factories Act are divided into some parts. I have divided the whole chapter in parts, right? So in Factories Act we have 6 parts. We are done with part A and B in the last class, wherein we talked about basics. We talked about basics of the act. ठीक है? और एक और चीज है, देखिए अब मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके जो चैप्टर है उसको पार्ट्स में इसलिए डिवाइड करा गया है सो दैट आपके लिए भी लर्निंग आसान हो जाए। आपको पता है पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेसिक्स हैं, पार्ट बी में डेफिनेशंस हैं, पार्ट सी में एजेंसीज के बारे में है। तो अगर आप जब रिवाइज कर रहे हो एग्जाम से जो एक दिन पहले जो हम रिविजन करते हैं, लास्ट मिनट रिविजन जैसे बोला जाता है, तो आपको पता है कि हमें इस चैप्टर का पार्ट सी और डी अच्छे से रिवाइज कर लेना है। एग्जाम्पल ले रही हूँ, ऐसी किसी और चैप्टर का आपको पता है कि पार्ट ए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट बी में इतना नहीं है, यू अंडरस्टैंड? तो क्या है ना, एक चैप्टर को हम लोग ना इस प्रकार से भी डिवाइड कर लेते हैं बिफोर रिविजन। तो डिवाइडिंग अ चैप्टर इज ऑलवेज अ हेल्प, ठीक है? सो पार्ट ए आप ध्यान से देखिए, हमने बात कर ली है इंट्रोडक्शन की, हिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेशन, राइट? ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट। अगर आप यहाँ ध्यान दे रहे हो तो बोल्ड हुआ हुआ है जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, और उस पे हाईलाइट करा हुआ है जो चीजें काफी ज्यादा बात करी गई है। एक आप बोलिए, आप बोल सकते हैं कि कीवर्ड्स है इस चैप्टर के, उनको हाईलाइट भी करा गया। एप्लीकेबिलिटी हमने बात कर लिया, स्कीम ऑफ द एक्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट। पार्ट बी जो डेफिनेशंस था, इस एक्ट में क्या क्या डेफिनेशंस हैं, एडल्ट, एडोलेसेंट, कैलेंडर ईयर, चाइल्ड, कॉम्पिटेंट पर्सन, हमने ये सारी डेफिनेशंस बात कर ली है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वर्कर, फैक्ट्री, राइट? तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ऑक्यूपायर कौन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ऑक्यूपायर। ग्रुप, रिले, शिफ्ट, हमने ये सारी डेफिनेशंस के बारे में लास्ट क्लास में बात कर ली है। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज पार्ट सी ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। मतलब वैसे पार्ट सी नहीं है, मतलब मैंने बनाया पार्ट सी इस चैप्टर का। तो इस पार्ट सी में हम क्या बात करने वाले हैं? इस पार्ट सी में हम बेसिकली बात करने वाले हैं स्टैट्यूटरी एजेंसीज के बारे में। किसके बारे में? स्टैट्यूटरी एजेंसीज और उनके पावर्स। अब ये एजेंसीज कौन है, मतलब इन एजेंसीज का क्या काम है और ये कौन है? इस एक्ट को देखो, एक लेजिस्लेशन को जब पास किया जाता है, जब वो बिल होता है, वो पास होता है, एक्ट बनता है, तो उसको सिर्फ एक रिटन फॉर्म में लाना इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लॉस, राइट? एक लॉ का लिखित और पास होना एक बात होता है और उसका एग्जीक्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन एक बात होता है। तो अगर एक एक्ट को बना दिया जाए और जितना भी अच्छा बना दिया जाए एक्ट को जितने भी अच्छे प्रोविजंस ला दिए जाए, पर अगर करेक्ट एजेंसीज नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, तो उस एक्ट की मैनेजमेंट कैसे करी जाएगी, राइट? So let's talk about statutory agencies, their powers, and then we have agencies of the state government, जो इस एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 4 बेसिक एजेंसीज बनाई गई हैं।
फिर हम बात करेंगे इंस्पेक्टर्स के बारे में। देखो पार्ट डी में इंस्पेक्टर भी आ गए, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स, सर्टिफाइंग सर्जन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमें बातें करनी है, ठीक है ना, आज की क्लास में। सो वी विल पिक अप आवर PPT for completing our agency. So let's start with our PPT. देखो PPT का क्या रोल होता है ना, PPT में ना थोड़ी बातें चार्ट्स फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में, थोड़ा एनिमेशंस डालकर, कलर्स डालकर, तो ये चीज ना थोड़ा सा और ईज आउट हो जाती है हमें लर्न करने के लिए। सो PPT इज अ गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। सो PPT में जो हम बात करने वाले हैं फैक्ट्रीज एक्ट के, वो है एजेंसीज के बारे में। So पहली slide is going to tell you about basic of Factories Act. That will be a quick revision also. Factories Act enacted to regulate the working conditions in factories. तो Factories Act basically कहाँ पे applicable होता है? हमारे फैक्ट्रीज में। और ये फैक्ट्रीज में क्या करता है? It has been enacted to regulate. क्या रेगुलेट करने के लिए? वर्किंग कंडीशंस। किनके वर्किंग कंडीशंस? वर्कर्स के। इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? ये 3 शब्द याद रखने हमें, सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। तो वर्कर्स के सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर के लिए फैक्ट्रीज एक्ट में काफी प्रोविजन है। इनफैक्ट फैक्ट्रीज एक्ट में बहुत डिटेल में बात करी गई है अबाउट हाउ टू एंश्योर गुड हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। Then we have Factories Act extends to whole of India and came into effect from 1st April 1949. ये भी हमने बात करी थी लास्ट क्लास में, सिर्फ आपके रिविजन के लिए। Section 2M defines the term factory as any premises. देखो premises, मैंने आपको ये अच्छे से समझाया था लास्ट क्लास में कि premises और प्रेसाइंस क्या होता है। जैसे एक आपकी ये जो जगह है जहाँ पे आप फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, दैट्स premises। और उसके आसपास की जो खाली जगह है जो उसी के अंडर आती है, प्रेसेंट्स, वो भी फैक्ट्री का पार्ट ही माना जाता है, जहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। और एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 months, पिछले 12 महीने में किसी एक दिन भी अगर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, या फिर 20 या 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 month, दिस इज विद द एड ऑफ पावर एंड दिस इज विदाउट द एड ऑफ पावर। सो अगर विद द एड ऑफ पावर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, विदाउट द एड ऑफ पावर 20 या 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, किसी भी एक दिन पिछले 12 महीने में किसी भी एक दिन अगर वो काम कर रहे हैं, सो दैट प्रीमाइसेस विल बी कॉल्ड एज फैक्ट्री। फैक्ट्री कहलाई जाएगी तो डेफिनेटली फैक्ट्रीज एक्ट भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल होगा, राइट। तो ये बातें हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करी थी। आज की जो इंपॉर्टेंट बात है वो है स्टैट्यूटरी एजेंसी। Who are statutory agency and what are their powers and how do they work, right? So statutory agency कौन है? स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है that you need to assume the main responsibility for administration of the act. तो इस एक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में दी गई है? स्टेट गवर्नमेंट। हालांकि फैक्ट्रीज एक्ट एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है, पर इस एक्ट की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? स्टेट गवर्नमेंट। वाई? आप सोचिए वाई स्टेट गवर्नमेंट? सी, हर स्टेट में जो फैक्ट्रीज है, प्रीमाइसेस है, वर्कर्स है, उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उनका अगर आप देखेंगे कल्चर है, अगर आप इंडिया में देखें, नॉर्थ साइड में अलग कल्चर है, साउथ का कल्चर अलग है। वी हैव लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री, है ना। बहुत प्रिज्यूम सी बात है कि हमारे देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग नॉर्दर्न रीजन, सदर्न रीजन एंड अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट कल्चर देखे जाते हैं। अब वहाँ काम हो रहा है, अभी जैसे एक सिंपल बात ले लो, अभी साउथ वेस्ट साइड गणेश चतुर्थी बहुत ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट होता है, नॉर्थ में भी होता है बट साउथ वेस्ट में ज्यादा अच्छे से होता है। सिमिलरली आप देखिए ओनम इज अ फेस्टिवल, नॉर्थ साइड में आके चला जाता है पता नहीं चलता, लेकिन साउथ साइड में बहुत ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट होता है। यू अंडरस्टैंड, फेस्टिवल्स को अगर ना भी लिया जाए तो बहुत सारी और बातें हैं जो एक डिफरेंट कल्चर दिखाती हैं। तो अगर एक सेंट्रल कोई चीज पास करी जाए और हो सकता है कि वो अलग अलग स्टेट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तो स्टेट गवर्नमेंट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। यू हैव स्टेट गवर्नमेंट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस एक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन आप करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इम्प्लीमेंटेशन, राइट, बाय यूटिलाइजिंग द पावर्स। तो सेक्शन 8 है इस एक्ट में जो पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज मैनुअल, वी हैव महाराष्ट्र फैक्ट्रीज अमेंडमेंट रूल्स 2019, कर्नाटक फैक्ट्री रूल्स, वी हैव आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, वी हैव गुजरात रिवाइज मिनिमम वेजेस। ये आपको इसलिए बताया गया कि देखिए अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं, फॉलो होते हैं, ठीक है।
और ये रूल स्टेट गवर्नमेंट बना रही है किस लिए? इसी एक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. सो सेक्शन 8 gives the powers to state government, right? Section 8 gives the powers to state government. The state government assume the main responsibility of the administration of the act, right? चलिए, so we have this factory. I thought ये तो मैंने 3D बनाया था, तो इसको तो घूमना चाहिए ना फैक्ट्री को. तो ये फैक्ट्री घूम रही है, आप देख रहे हैं फैक्ट्री का लेआउट, राइट? तो फैक्ट्री एक राज्य में, एक स्टेट में जो फैक्ट्री होती है, ठीक है, अब इसकी एडमिनिस्ट्रेशन अभी किसी एक फैक्ट्री का तो नहीं होता. जैसे गुजरात है, गुजरात में तकरीबन कुछ फैक्ट्रीज है, तो गुजरात में जिन जिन एजेंसीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी वो इन फैक्ट्रीज को लुकअप करेंगे. तो कौन सी एजेंसीज हैं जो फैक्ट्रीज के इम्प्लीमेंटेशन का ध्यान देती हैं? वी हैव दिस पर्सन, क्या लग रहे हैं आपको? इंस्पेक्टर. सेकेंड, वी हैव, एज यू कैन सी, दे आर सर्टिफाइंग सर्जन्स, लिखा हुआ भी है. C is welfare officer, third agency, and fourth agency is safety officer. So who are these agencies? These are the inspectors. You are going to read about these inspectors. आप पढ़ेंगे इसके बारे में, इनके बारे में, और आपको क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है. सर्टिफाइंग सर्जन, अच्छा सर्टिफाइंग सर्जन्स, अच्छा पहले इंस्पेक्टर के बारे में बात करते हैं. इंस्पेक्टर नाम से आपको पता चल रहा है कि इंस्पेक्शन करते होंगे. किसी भी फैक्ट्री को कोई लाइसेंस देना है, इंस्पेक्शन करना है, तो इंस्पेक्टर को बुलाते होंगे. अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको एक इंस्पेक्टर सुन के आपको ये 2-3 बातें जो एक ध्यान आती हैं. सर्टिफाइंग सर्जन, अभी सर्टिफाइंग सर्जन आपको कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर ही लग रहे हैं, राइट? आप अगर फोटो भी देखें तो मेडिकल प्रैक्टिशनर लग रहे हैं ना. तो ये क्यों? Why are they agencies? They are agencies because to ensure, अगर आपने शुरू में पढ़ा है Object of Factories Act, so you have read that Factories Act ensure health and safety of workers. तो हेल्थ की जब बात आती है, जैसे देखो आप और मैं, हम लोग तो कंपनी सेक्रेटरी हैं, हम अगर किसी फैक्ट्री में जाएंगे तो हम लॉ के पर्सपेक्टिव में तो बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें बोला जाए कि हमसे पूछा जाए कि ये केमिकल कौन सी डिसीज दे सकता है, हमें नहीं पता. हमें तो वो केमिकल का कलर अच्छा लग रहा है, हम तो कहेंगे लगता तो नहीं कि कोई सी डिसीज होती होगी, तो नॉर्मल केमिकल लग रहा है. बट डॉक्टर, द मेडिकल प्रैक्टिशनर नोज इट वेरी वेल ना, कि कौन सा केमिकल क्या डिसीज दे सकता है या क्या हैजर्डस है या नहीं. सो सर्टिफाइंग सर्जन नीड टू बी देयर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसीज. देन वी हैव, अच्छा हमें क्या बोला जाता था कि फैक्ट्री के वर्कर्स का हेल्थ, वेलफेयर एंड सेफ्टी, ये 3 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं फैक्ट्रीज एक्ट के. हेल्थ की बात आई तो सर्टिफाइंग सर्जन, वेलफेयर की बात आई तो वेलफेयर ऑफिसर, एंड सेफ्टी की बात आई तो सेफ्टी ऑफिसर. Inspector is always there for inspection. So these are the 4 agencies that we need to talk about under Factories Act. ठीक है ना? चलिए. So now the first person we have here is inspector. इनके बारे में पढ़ेंगे जरा, इंस्पेक्टर्स के बारे में, ये कौन होते हैं. Section 8 empowers the state government. ये मैंने अभी आपको बताया. Section 8 empowers. Section 8 पावर दे रहा है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को to appoint inspector, additional inspector, chief inspector, and such other persons as may be prescribed, right? Who possess prescribed qualification. So these are the inspectors. Presume them to be the inspectors under Factories Act. अभी देखो गुजरात के इंस्पेक्टर है तो गुजरात की फैक्ट्रीज को लुकअप करेंगे, राजस्थान के इंस्पेक्टर हैं तो राजस्थान की फैक्ट्रीज को लुकअप करेंगे. यू अंडरस्टैंड? तो ये जो इंस्पेक्टर्स हैं, ये अपने इनका ज्यूरिसडिक्शनल एरिया, इनका एरिया कौन सा है? पर्टिकुलर स्टेट. दे आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. देन how state government appoint them? By notification the official gazette. So state government by notifying it through the official gazette. Official gazette क्या होता है स्टूडेंट? पहले होता था न्यूज़पेपर, अभी भी न्यूज़पेपर है, प्लस आज की डेट में since we have websites also, we have official websites also, तो official websites are also considered as official gazette. तो उसमें नोटिफाई करके स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंस्पेक्टर्स के बारे में, उनके अपॉइंटमेंट के बारे में बताते हैं. So we have chief inspector, we have additional chief inspector, we have deputy chief inspector, and then we have a joint chief inspector. CA तो हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट सुना है. डीजे, अभी कोई CA को डीजे वाला इमेजिन करो,
एनीवे CADJ आप हायरार्की याद रखेंगे, ठीक है, ऐसे ही कि C से हमारा चीफ इंस्पेक्टर, एडिशनल, डेप्यूटी एंड ज्वाइंट, ये हायरार्की है। और इनको अपॉइंट कौन करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। एवरी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, यहां कह रहे हैं कि एवरी DM ऑफ द स्टेट shall be the inspector. Every DM of the state is presumed to be the inspector for the purpose of Factories Act. तो आप जहां पे भी रहते हैं, आप देखिए कि आपके राज्य के DM कौन है। तो जो DM है, that person itself will be acting as a inspector of Factories Act under Factories Act. ठीक है ना? अभी इंस्पेक्टर है वो फैक्ट्रीज एक्ट में, तो उनके पास कुछ पावर्स भी होंगी, ठीक है ना? तो वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या पावर्स हैं, वो हम आगे बात करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट सर्टेन पब्लिक ऑफिसर टू बी एडिशनल इंस्पेक्टर, डेप्यूटी एंड ज्वाइंट। सो दीज आर आल्सो पब्लिक ऑफिसर्स। हु इज ही? अगेन ही इज द इंस्पेक्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, right? So inspector has a very important role. Inspector is a very important agency for the implementation of Factories Act. क्यों? क्योंकि जहां भी फैक्ट्री को कोई हैजर्डस ऑक्यूपेशन करना होता है, काम करना होता है, तो ये इंस्पेक्टर से अप्रूवल लेते हैं। कोई भी इंस्पेक्शन करनी होती है तो कौन करते हैं? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर है कौन? कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और हर स्टेट के जो DM होते हैं, ठीक है, कहीं पर DM बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं, दे आर प्रिज्यूम टू बी द इंस्पेक्टर फॉर फैक्ट्रीज एक्ट, अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। तो इनकी पावर क्या है? इनके पावर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर देयर पावर्स? पावर टू एंटर। अच्छा, अभी देखो क्या है ना, ये जो मैंने पावर्स लिखे हैं ना, अभी आप इस सब में ना एक हाईलाइटेड वर्ड देखोगे, और ये हाईलाइटेड वर्ड विल हेल्प यू टू रिमेंबर द पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर। सो प्लीज हैव अ लुक। पावर टू एंटर एनी प्लेस, power to examine, make examination of the premises, plant and machinery, then inquire into any accident or dangerous occurrence, then require the production of the register, seize or take copies of any register, मतलब पहले तो मंगवाया रजिस्टर, फिर उसको सीज भी कर लिया, सीज मतलब अपने पास रख लिया, then direct the occupier, कि उसको occupier कौन है? the person who has the control of the factory, उनको डायरेक्शन देना, वो भी इंस्पेक्टर का पावर है। Then take measurements and photographs as and when necessary, and they can even take the recordings. And then possession of any article, possession मतलब अपने पास रख लेना कोई आर्टिकल, उसको फर्दर एग्जामिनेशन देने के लिए। अभी इमेजिन करो एक पर्सन है, ठीक है, उनको कोई कंप्लेन आती है किसी फैक्ट्री के लिए, कोई कंप्लेन आती है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया इस फैक्ट्री में ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ ऑक्यूपायर, या कोई भी ऐसा कंप्लेन आता है, वर्कर का आता है या किसी थर्ड पर्सन का आता है या किसी का भी कंप्लेन आता है, तो इंस्पेक्टर विल मेक अ विजिट देयर, राइट? सो आप इमेजिन करिए कि इंस्पेक्टर आ रहे हैं, वो एंटर करेंगे, उनकी पहली पावर, बिना एंटर करे कैसे एग्जामिन करेंगे? तो एंटर करेंगे, एंटर करते क्या करेंगे? सीधा फोटो खींचने लग जाएंगे? नहीं, एंटर करेंगे, ही विल एग्जामिन। इमेजिन अ पर्सन, that person is like walking and examining all the whole premises and all the machinery, plant and machinery and every article. तो नहीं, हाँ ये क्या पड़ा है, ओके ये किसका बना है, एग्जामिन कर रहा है, एग्जामिनेशन करना। सो he'll enter, he'll examine। एग्जामिन में क्या है ना, एग्जामिन का मतलब है खुद देखना। फिर इंक्वायर करना कि हाँ भाई कौन सा एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोग मरे हैं या कितने लोग घायल हुए हैं, या कौन सी मशीनरी का फॉल्ट, कौन सी मशीनरी में ये प्रॉब्लम हुआ था। सो ही विल इंक्वायर, सो ही विल कॉल समबडी, छोटू कम है, कॉल द ऑक्यूपायर, कॉल द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है ना? छोटू मतलब एनी पर्सन, डोंट राइट छोटू ओवर हियर, ओके? सो छोटू मतलब जो भी वहां काम कर रहा है या कोई भी वर्कर है, तो उसको बुलाया जाएगा कि भाई बुला के लाओ ऑक्यूपायर या मैनेजर को। अब ये मत बोलना मैम अगर ऑक्यूपायर मैनेजर ऑलरेडी सामने है तो, जैसे मैं वैसी बात कर रही हूँ, तो वो इंक्वायर करेगा जो भी इंसिडेंट हुआ है। इंस्पेक्टर हैज अ पावर टू इंक्वायर, ठीक है? वो किसी से भी पूछ सकते हैं, नॉट इवन द ऑक्यूपायर मैनेजर, ही कैन इवन इंक्वायर फ्रॉम अ वर्कर कि क्या हुआ था यहाँ पे, किसकी गलती थी, क्या हुआ था, एग्जैक्टली क्या हुआ था, राइट? देन व्हाट ही कैन डू इज he can require the occupier or any person to produce the document। ये रजिस्टर लेकर आओ जरा, कितने लोग प्रेजेंट थे, अटेंडेंस रजिस्टर लाओ, ये रजिस्टर लाओ, वो रजिस्टर लाओ, काफी रजिस्टर्स मंगवाए जाएंगे। अभी मैम अगर उस समय कोई रजिस्टर नहीं हुआ तो एक और पेनल्टी लग जाएगी फैक्ट्रीज एक्ट में फॉर नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर रजिस्टर्स बाय ऑक्यूपायर। रजिस्टर देखा, कुछ उसमें लगा कि मुझे ये जब्त कर लेना है,
तो सीज भी कर सकते हैं. He can even seize a particular register or a document or take any copies of any register, record or any document. Now he has the register, he has the document, he is retaining those registers, document. Now, what if he feels fit, he can direct the occupier. Direct the occupier for what? That any premises shall be left undisturbed. Why? To do further investigation. So occupier will be directed by the inspector that this particular place or this particular area where the accident or incident has occurred, that particular area shall be left undisturbed. Undisturbed मतलब कि अब इस एरिया में कोई काम नहीं करेगा, हमें फर्दर एग्जामिनेशन करना है, तो ये डायरेक्शन भी दे सकते हैं ऑक्यूपायर को. उसके बाद इफ ही फील्स फिट ही कैन टेक द मेजरमेंट्स एंड फोटोग्राफ्स एंड मेक रिकॉर्डिंग्स. अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जा रहे हैं तो उनको ये करना है, ठीक है, वो कर सकते हैं. He can possess any article or substance and detain it. Detain मतलब ऐसे जब्त कर लेना as long as necessary for further examination. ठीक है, फर्दर एग्जामिनेशन के लिए भी हम इसको जो इंस्पेक्टर है उस चीज को अपने पास पोजेशन में रख सकते हैं. So enter, examination, inquire, production, direct, measurement, photograph and possession. ये पावर्स है इंस्पेक्टर की. ठीक है, अगर हम पावर्स को अगर हम बुक में देखेंगे ना तो तब भी समझ में आएगा. मैंने नोट्स में भी बोल्ड करा हुआ है जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पर ऐसे पढ़ने से क्या होता है ना, बड़ी क्विक रिविजन हो जाती है. आप यू टेक इट इन राइटिंग. आई ऑलवेज से ना, यू टेक इट इन राइटिंग. कितना लिख के दूंगी मैं तुमको, आप लिख के ले लो. जब एग्जाम से 2 दिन पहले 4 दिन पहले आप फैक्ट्रीज एक्ट रिवाइज करोगे, आपको आधा घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा थ्रू पीपीटीज. वाई? बिकॉज ये कलरफुल होती है, थोड़ा बोल्ड होता है, तो बड़ी जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं. अच्छा हाँ ये चीजें थी बोल्ड, मतलब आप समझ रहे हैं. वही अगर हम जब बुक से रिवाइज करते हैं, नोट से रिवाइज करते हैं, तो हमें थोड़ा समय लग जाता है. एंड ये पीपीटी हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे. आपको वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है. आई डोंट वांट यू टू गिव मी ऑल द व्यूज बाय सीइंग द वीडियो ऑल ओवर अगेन फॉर रिविजन. यू विल गेट योर पीपीटीज, यू कैन रिवाइज फ्रॉम पीपीटी. अच्छा पीपीटी के फॉर्म में नहीं, पीडीएफ फॉर्म में मिलती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारी अथॉरिटी कौन थी? अभी पढ़ा ना आपने एजेंसी, आपने इंस्पेक्टर पढ़ा, इंस्पेक्टर के बारे में आपने पढ़ लिया, कैसे अपॉइंट होते हैं, उनके पावर्स कर लिए. उसके बाद कौन सी एजेंसी थी? सर्टिफाइंग सर्जन. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट हु क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टू बी सर्टिफाइंग सर्जन. तो यहाँ पे तो पहले कौन अपॉइंट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट. वैसे ही जैसे इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर रहा है, वैसे ही यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही है सर्टिफाइंग सर्जन को. हु आर दे? दे आर क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. अ सर्टिफाइंग सर्जन मे विद द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज qualified medical practitioner to exercise any of his power under this act. A certifying surgeon may with the approval of state government. अभी देखो एक बात बताओ, आपने अभी पावर सुनी इंस्पेक्टर की. इंस्पेक्टर को पावर्स किसने दी है? लॉ ने दी है. इंस्पेक्टर को अपॉइंट किसने करा है? स्टेट गवर्नमेंट ने करा है. तो यहाँ कह रहे हैं कि सर्टिफाइंग सर्जन को भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा, और किसी भी पावर का इस्तेमाल करने से पहले ये एक अप्रूवल ले लेते हैं. राइट. उसके बाद the certifying surgeon shall carry out duties as may be prescribed in connection with. अभी ये क्या काम करते हैं? What is their work? अच्छा अभी हम अगर नहीं भी लर्न करें, अगर हमें अभी मैं आपको आगे का नहीं भी पढ़ाती, आप खुद सोचो ये क्या कर रहे होंगे, इनका क्या काम होगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का क्या काम होगा एक फैक्ट्री में, इनकी क्या ड्यूटीज होंगी. इनकी ड्यूटीज है कि प्रॉपरली एग्जामिन करे सारे केमिकल को, सारी चीजों को, ये प्रॉपर रिपोर्ट दे, जो भी गाइडलाइंस है वो इशू करे कि देखो ये केमिकल इतना नहीं होना चाहिए, ये केमिकल इतना यूज करना है, इस केमिकल एक होता है ना, जैसे एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है वो मिस्टर ए कैरी करता है हमेशा, तो बोला जा रहा है नहीं, इट्स नॉट ऑलवेज कि एक ही पर्सन कैरी करे, नहीं तो उस पर्सन को एक ऑक्यूपेशनल डिसीज हो जाएगी. आप इसमें 2-3 लोगों को रखिए जो एक होता है ना, एक ड्यूटी बांध लेगी, मॉर्निंग में मिस्टर ए कैरी करेगा, इवनिंग में मिस्टर बी कैरी करेगा, लेट नाइट मिस्टर सी इसको कैरी करेगा. ठीक है, तो ऐसा करके गाइडलाइंस दे सकते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, एग्जामिन कर सकते हैं, रिपोर्ट तैयार सही करते हैं. सो इनकी कुछ ड्यूटीज है इस एक्ट के अंडर एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, एज अ सर्टिफाइंग सर्जन, एंड they are appointed by state government. So they will do the examination and certification of young person.
क्या है ना, अभी आप आगे पढ़ोगे, यंग पर्सन कौन होते हैं? आपको याद है हमने पढ़ा था कि जो एडोलेसेंट और एडल्ट है, यू नो दे आर द चाइल्ड, और एडोलेसेंट है वो यंग पर्सन है, तो हम तो बूढ़े ही हो गए हैं। तो यंग पर्सन का यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है? एक पर्सन है, वो काम मांगने आता है फैक्ट्री में, ठीक है ना, वो बोलता है कि मुझे काम चाहिए, अभी उसको इकोनॉमिक नेसेसिटी है, इकोनॉमिक नेसेसिटी समझते हैं ना, पैसा चाहिए उसको। तो दैट पर्सन इज 55 years old, 55 years old, ठीक है। अभी जो फैक्ट्री का मैनेजर है वो बोल रहा है कि देखो आप काम नहीं कर सकते क्योंकि इस काम में फिजिकल स्ट्रेंथ लग रहा है, एंड भाई आजकल आप अगर आप इतना भारी सामान उठाएंगे तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, ये 55 years के लोगों के लिए नहीं है, दिस इज फॉर यंग पर्सन। तो एक और पर्सन आता है यहाँ पे इनके सामने, मैनेजर के सामने, बोलता है कि मुझे एक काम करना है। तो मैनेजर कहेगा ठीक है, यू गेट द सर्टिफिकेशन फ्रॉम मेडिकल प्रैक्टिशनर दैट यू आर अ यंग पर्सन एंड यू आर सर्टिफाइड टू वर्क टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क। तो ये जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे? मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, सर्टिफाइंग सर्जन के पास, और अपना एक सर्टिफिकेट लेकर आएंगे, सर्टिफिकेशन कराएंगे। अगर मैनेजर बिना सर्टिफिकेशन के एज अ यंग पर्सन बोल के किसी को रख लेते हैं और बाद में कोई दिक्कत आती है तो ऑक्यूपायर के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकता है। तो ये इस प्रकार की सर्टिफिकेशंस और इस प्रकार की एग्जामिनेशन कौन करते हैं? सर्टिफाइंग सर्जन। द एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन फैक्ट्री इन डेंजरस ऑक्यूपेशन, क्या डेंजरस है, किस हद तक डेंजरस है, कैसे उसको करना है यूज, ये सब किसकी ड्यूटी है बताना? Certifying surgeon. The exercising of medical supervision as may be prescribed for any factory or class of description of factories where cases of illness have occurred, which it is reasonable to believe are due to the nature of the manufacturing process. अब कह रहे हैं कि क्या है ना, एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है राजस्थान में, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, बड़े समय से ना इलनेस हो रही है, कुछ वर्कर को बड़े टाइम से कोई प्रॉब्लम हो रही है जो ये बिलीव हो रही है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से है। तो क्या करा जाएगा? सर्टिफाइंग सर्जन को बुलाया जाएगा कि भाई आके जरा प्लीज इंस्पेक्शन करिए और बताइए हमें कि ये केसेस ऑफ इलनेस क्यों हो रहे हैं। बाय द रीजन ऑफ एनी चेंज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चेंज आया है और वो चेंज ऐसा है जिसकी वजह से कोई इंजरी या कोई हेल्थ वर्कर को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां पे भी कौन आएगा? सर्टिफाइंग सर्जन। वो क्या करेंगे? देखो ये उनकी ड्यूटीज है, वो करेंगे क्या? यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो कहाँ उनकी जरूरत पड़ती है, पर वो करेंगे क्या? वो आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, आपको गाइडलाइंस इश्यू करेंगे, आपको कुछ प्रिकॉशंस बताएंगे, डूज एंड डोंट्स बताएंगे, राइट? Young persons are about to be employed in any work is likely to cause injury to their health. तो ऐसी कोई इंजरी है जो यंग पर्सन को हो सकती है बिकॉज ऑफ देयर इनकेपेबिलिटी और एनी रीजन, तो उसके लिए भी किसकी ड्यूटी है? सर्टिफाइंग सर्जन। तो ये कुछ ड्यूटीज है सर्टिफाइंग सर्जन की। ड्यूटी क्या है? बताना, रिपोर्ट बनाना, आगाह करना, प्रिकॉशन बताना, डूज डोंट्स बताना। तो यहाँ कह रहे हैं वो ड्यूटीज करते हैं इन कनेक्शन विद दीज थिंग्स, इन चीजों के कनेक्शन में अपनी सारी ड्यूटीज फुलफिल करते हैं, एंड दे प्रेजेंट अ रिपोर्ट टू ऑक्यूपायर, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये सारी ड्यूटीज इन कंडीशंस में कौन करते हैं? सर्टिफाइंग सर्जन। देन स्टूडेंट्स वी हैव आवर थर्ड अथॉरिटी, वेलफेयर, थर्ड एजेंसी वेलफेयर ऑफिसर, एंड वी हैव सेफ्टी ऑफिसर्स। तो वेलफेयर ऑफिसर के बारे में बोला जा रहा है कि जहां पे भी 500 या ज्यादा वर्कर एम्प्लॉय करे जाते हैं फैक्ट्री में, वहां पे वेलफेयर ऑफिसर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? इनकी ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन, कंडीशन क्या है? दैट इज बीन प्रिस्क्राइब बाय स्टेट गवर्नमेंट। अभी हम पर्टिकुलर स्टेट लॉ तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो हमें नहीं पता, लेकिन हर स्टेट गवर्नमेंट के अपने प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन और कंडीशंस हैं। सेफ्टी ऑफिसर कहाँ पे अपॉइंटेड होते हैं? जहां पे कितने वर्कर काम कर रहे हैं? 1000 या उससे ज्यादा। तो देखिए अभी मैंने आपको ये तो बता दिया कि वेलफेयर ऑफिसर 500 से ऊपर वर्कर में होता है और सेफ्टी ऑफिसर 1000 से ऊपर, बट याद तो आपको रखना है ना। तो आप ये समझिए कि जहां पर 500 और 1000 में अगर कंफ्यूज अगर आप होंगे तो याद रखिए कि सेफ्टी, जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा सेफ्टी मेजर। आप देखते हैं ना कहीं पे कोई भीड़ होती है, कुछ होती है, तो कितने सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं। वो जगह खाली पड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10-20 लोग, 50, 100, 200 लोग हैं, चलेगा, लेकिन जहां पे भीड़ हो जाती है वहां पे सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं। तो सेफ्टी मेजर्स आर टेकन व्हेन देयर आर 1000 और मोर वर्कर्स, बिकॉज एट दैट टाइम इट इन्वॉल्व्स रिस्क ऑफ बॉडीली इंजरी, पॉइजनिंग और डिसीज और एनी हेल्थ हैजर्ड।
राइट। तो उस समय सेफ्टी ऑफिसर है जो मेक श्योर करते हैं कि इन वर्कर्स को किसी प्रकार का इशू ना आए। और वेलफेयर ऑफिसर कब चाहिए? जहां पे कितने वर्कर होते हैं? 500 या उससे ज्यादा। उसके बाद हु इज ऑक्यूपायर? ऑक्यूपायर कौन है? ऑक्यूपायर के बारे में हमने लास्ट क्लास में ये बात करी थी। ही इज अ पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। अभी देखिए एजेंसी की जब बात करी जाती है तो एजेंसी में हमने बात कर ली है चारों एजेंसी के बारे में। हमने इंस्पेक्टर के बारे में अच्छे से बात कर ली, हमने सर्टिफाइंग सर्जन के बारे में बात कर ली, हमने वेलफेयर ऑफिसर के बारे में बात कर ली, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट सेफ्टी ऑफिसर्स। ठीक है ना। अभी क्या है, इन चारों के बारे में बात हो गई। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन अबाउट द स्टैट्यूटरी एजेंसीज अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, तो बड़ी खुशी की बात है। इन चारों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आए इंस्पेक्टर के बारे में पर्टिकुलर, तो आपको पता है क्या लिखना है। अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन आए सर्टिफाइंग सर्जन सेक्शन 10, तो उसके बारे में आपको पता है, काफी डिटेल दिया हुआ है। वेलफेयर सेफ्टी ऑफिसर्स के बारे में ज्यादा नहीं दिया गया, तो वो किसी आंसर में ही लिखा जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग ऑक्यूपायर के ऊपर। अ पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। आप जरा ध्यान दीजिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना पीपीटी से, दैट इज कवरिंग योर सेक्शन पार्ट सी एंड पार्ट डी ऑफ द नोट्स। ठीक है। तो अभी क्या है ना, मैंने आपके जो पूरे नोट्स पार्ट ए से लेके एफ में डिवाइड करे हैं। पार्ट ए भी लास्ट क्लास में कर लिया, पार्ट सी और डी कर रहे हैं हम अभी। तो पीपीटी से हम जो पढ़ रहे हैं उसके बाद मैं आपके सामने ओपन करूंगी पार्ट सी और पार्ट डी आपके नोट्स में से, एंड यू विल फाइंड दैट वी हैव ऑलमोस्ट डन एवरीथिंग। जो रह गया होगा वो कर लेंगे नोट्स में से। ठीक है। और एक चीज भी जरूर करना, क्लास के बाद नोट्स को प्लस, मैंने हमेशा आपको क्या बताया है, नोट्स प्लस माय पीपीटीज इज इक्वल टू योर स्टडी मटेरियल। सो प्लीज मैच कर लेना, ठीक है ना। प्लीज मैच कर लेना कि कुछ रह तो नहीं गया, और रह जाएगा तो प्लीज कमेंट में बता देना, हो सकता है कि मुझसे रह गया। ठीक है। सो लेकिन ऐसा होगा नहीं, बिकॉज आई मेक श्योर दैट एवरी टॉपिक फ्रॉम स्टडी मटेरियल शैल बी डिस्कस्ड बाय अस, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। So person who has ultimate control over the affairs of the factory is called as occupier. In case of firm, your partners of the firm are the occupier. In case of company, directors will be considered as occupier. In case of state government, central government company, the person appointed by the central government, state government or the local authority, they will be considered as occupier, right? चलिए अब हम ऑक्यूपायर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 7 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है हमें, दैट इज नोटिस बाय ऑक्यूपायर। सेक्शन 7 आपको याद है, मैंने लास्ट क्लास में भी जिक्र किया था कि सेक्शन 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 7 में ऑक्यूपायर के बारे में बात करी गई है। तो प्लीज ऐसे कुछ सेक्शंस जो हैं आपको एज अ नंबर याद रखने हैं, तो आप लिख लीजिए कहीं पे, दैट यू नीड टू लर्न। एंड राइटिंग प्रैक्टिस, WP लिख लो, स्टार मार्क कर लो। ठीक है। अभी तो देखो तुम्हारे पास अभी नहीं है, तुम्हारे पास फिजिकल कॉपी नहीं है, तो आपको मैंने शुरू में ही बताया गया था कि आप एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, उसमें सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स के नाम लिखिए। अभी हम कर रहे हैं फैक्ट्रीज एक्ट, तो हेडिंग डाल दीजिए फैक्ट्रीज एक्ट। आप पढ़ रहे हैं, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिल रहा है। पर जो बातें मैं बता रही हूँ फैक्ट्रीज एक्ट के रिस्पेक्ट में, उनको तो कम से कम लिख लीजिए, है ना। या बिल्कुल ही बस ऐसे आराम से बस वीडियो ऑन करके गिरे पड़े हैं, बीच में आंख भी लग गई, हमें पता ही नहीं चला। आई होप नॉट लाइक दैट। जिस जैसे आंखें खोल खोल के पढ़ते हो ना, सीरीज देखते हो, मूवीज देखते हो, है ना, एक आंख झपकती नहीं है तुम्हारी, वैसे ही पढ़ा करो। वैसे पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो रिटन नोटिस shall be sent by occupier at least 15 days before it begins to occupy any premises। अभी क्या बोल रहा है कि एक फैक्ट्री है, ठीक है। अभी जो मैंने पीछे फैक्ट्री दिखाई थी जो ऐसे 3D की तरह घूम रही थी, ऐसे टेढ़ी हो गई थी, ऐसे पता नहीं अर्थक्वेक आ गया, तो यहाँ देखो ये फैक्ट्री है तुम्हारी, तुम्हारी फैक्ट्री है, तुम इसके ओनर हो। तुमने यहाँ पे ना मिस्टर ABC को रखा है एज अ ऑक्यूपायर। ठीक है।
तो मिस्टर एबीसी बड़ा खुश हो गया, चलो आपने हमें उसको जॉब मिल गई, वो बेचारा कब से जॉब ढूंढ रहा था। तो आपने एबीसी को बोला कि देखो भाई तुम मेरी फैक्ट्री के ऑक्यूपायर बनने वाले हो, तो हमारे एरिया के जो चीफ इंस्पेक्टर है ना उनको सर आप एक नोटिस डाल दो कि that you are going to be the occupier in our factory. You have to give this notice 15 days before you take your position. 15 days before you join, you have to send a notice to chief inspector. ठीक है, ये याद रहेगा ना। नोटिस में क्या क्या बातें होनी चाहिए, क्या बातें होंगी नोटिस में? ऑक्यूपायर के बारे में होंगी और फैक्ट्री के बारे में होंगी। नेम एंड सिचुएशन ऑफ फैक्ट्री की, कौन सी फैक्ट्री में ऑक्यूपायर बन रहा है, नेम एड्रेस ऑफ द ऑक्यूपायर, नेम एड्रेस ऑफ द ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस कि मैं ये फलाना पर्सन ओनर है और मैं इनके फैक्ट्री का ऑक्यूपायर बन रहा हूँ। द एड्रेस टू विच द कम्युनिकेशन ऑफ द फैक्ट्री विल बी सेंड, कि हमारी फैक्ट्री का कम्युनिकेशन एड्रेस ये है, हम क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्री में पिछले 12 महीने में क्या काम हुआ है, पिछले 12 महीने और नेक्स्ट 12 मंथ्स में क्या काम होने वाला है, राइट। तो हम अपनी फैक्ट्री में क्या काम कर रहे थे और आगे मेरे ज्वाइनिंग के बाद क्या काम होने वाला है, ये सब कुछ आप उस नोटिस में बताएंगे। अपना नाम पता, फैक्ट्री का नाम पता, कहाँ पे कम्युनिकेशन होना है और क्या काम हो रहा है, इनफैक्ट नंबर ऑफ वर्कर्स भी बताने पड़ते हैं, राइट। आई गया टोटल नंबर ऑफ हॉर्स पावर इंस्टॉल्ड, की फैक्ट्री में कितनी मशीनें लगी हैं, कितने इलेक्ट्रिक पावर, हॉर्स पावर पता है ना आपको, मशीन के इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करने का जो टर्म होता है दैट इज कॉल्ड हॉर्स पावर। कितने हॉर्स पावर की मशीन है, जैसे बोलते हैं ना कितने वोल्ट का स्विच है, तो वो मेजरिंग जो होता है। मैनेजर कौन है फैक्ट्री के अगर हैं तो, नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, एवरेज वर्कर कितने आते हैं एक दिन में, other particulars may be prescribed। ये क्या other particulars as may be prescribed, बहुत बार क्या होता है ऑक्यूपायर जो चीफ इंस्पेक्टर है वो भी 4 बातें और पूछ लेते हैं, अच्छा ये भी बताइए, अच्छा वो भी बताइए, तो वो भी आपको नोटिस के जरिए बताना पड़ता है, ठीक है ना। ये नोटिस कब देना पड़ता है, सेक्शन 7 में देना पड़ता है। कब देना पड़ता है, जब ऑक्यूपायर एक फैक्ट्री को एज अ ऑक्यूपायर ज्वाइन कर रहा है। कितने दिन पहले देना पड़ता है, 15 दिन पहले। उस नोटिस में क्या क्या बातें आनी चाहिए अभी पढ़ी आपने, ठीक है। अब तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मिस्टर, एक तो मुझे ना नाम नहीं समझ में आते, क्या नाम लूं, मिस्टर जेजे ले लेते हैं। मिस्टर जेजे जो हैं इस फैक्ट्री के ऑक्यूपायर बनने वाले हैं, ही फेल टू गिव द नोटिस, भूल गया, नोटिस देना ही भूल गया, ठीक है। तो चीफ इंस्पेक्टर ने नोटिस डाल दिया, मतलब उन्होंने एक नोटिस डाल दिया फैक्ट्री के ऊपर कि जो ऑक्यूपायर है उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आई है। You as the company secretary advise Mr. JJ as to the requirement of the notice or other particulars as may be prescribed. So आपको नोटिस के रिस्पेक्ट में सारी बातें लिखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि भाई नोटिस कब दिया जाता है, उसमें क्या पर्टिकुलर्स होते हैं, तो डायरेक्टली लिख दिया। ऐसे पूछ लिया तो ऐसे लिख दिया। आपको तो नोटिस के बारे में पता होना चाहिए। सेक्शन 7 नोटिस बाय ऑक्यूपायर। यहाँ पर देखिए, जब भी कोई न्यू मैनेजर अपॉइंट किया जाता है तो ऑक्यूपायर को नोटिस भेजना पड़ता है इंस्पेक्टर को। मैनेजर, मैम अभी तो कहा था आपने अल्टीमेट कंट्रोल इसके पास है, तो यही तो मैनेजर हुआ ना, व्हाई अनदर पर्सन इज अ मैनेजर। देखिए डिफरेंस है। वैसे अगर कोई मैनेजर नहीं है, कोई छोटी फैक्ट्री है, मतलब 10-15 लोग काम कर रहे हैं और ज्यादा बड़ी फैक्ट्री नहीं है आपकी, तो ऑक्यूपायर ही मैनेजर मैनेज कर रहा है, तो दैट्स ओके। बट अगर बड़ी फैक्ट्री है एंड देयर इज अनदर पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ मैनेजर, कंट्रोल और मैनेजमेंट डिफरेंस है। अभी मेरे घर पे मेरा कंट्रोल है, लेकिन मैनेज, जैसे मेरी किचन है, मेरी किचन पे मेरा कंट्रोल है, क्या आएगा क्या बनेगा मैं बताऊंगी, लेकिन उसको मैनेज कौन कर रहा है, मेरी हाउस हेल्प, राइट। तो वो मैनेज कर रही है, वो बना रही है, वो सर्व कर रही है, उसको पता है क्रॉकरी कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, बट डिसीजन मेकिंग मेकर तो मैं हूं ना, राइट। तो ऑक्यूपायर इज द डिसीजन, ही इज द मेन पर्सन हु इज बिहाइंड द कंट्रोल, हु इज बिहाइंड द डिसीजन, बट हु इज मैनेजिंग, द मैनेजर। तो अगर कोई मैनेजर अपॉइंट होता है नया, तो ऑक्यूपायर को नोटिस भेजना है इंस्पेक्टर को। हाउ मेनी डेज, तो यहाँ कह रहे हैं विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ द पर्सन टेक्स ओवर द चार्ज। जरा ध्यान रखिए, ऑक्यूपायर को कह रहे हैं कि तुम आने से पहले नोटिस दो। मैनेजर को मैनेजर का क्या है कि मैनेजर ने आज से मतलब आज से ज्वाइन कर लिया, तो 7 दिन के अंदर अंदर ऑक्यूपायर नोटिस भेजेंगे इंस्पेक्टर को।
मैनेजर इज अ डीम्ड ऑक्यूपायर। अब यहाँ देखिए, ड्यूरिंग एनी पीरियड फॉर विच नो पर्सन हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ मैनेजर और ड्यूरिंग विच द पर्सन डेजिग्नेटेड डज नॉट मैनेज द फैक्ट्री, any person found acting as a manager, or if no such person is found, the occupier himself shall be deemed to be the manager. तो एक और बात आपको बता रहे हैं कि अगर किसी फैक्ट्री में कोई मैनेजर है ही नहीं, अलग से कोई मैनेजर है पर कोई काम वो ड्यूटीज नहीं कर रहा है, या कोई पर्टिकुलर मैनेजर कोई पर्सन ऐसा मिल नहीं रहा जो मैनेजमेंट कर रहा है, तो ऑक्यूपायर विल बी डीम्ड टू बी कंसिडर्ड एज अ मैनेजर। ठीक है ना। जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर सेक्शन 7A, प्लीज याद रखिएगा। सेक्शन 7 में आपने नोटिस के बारे में बात करी है, सेक्शन 7A में आपने बात करी है ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर। अभी क्या है ना, देखो मैं एक और बात बताती हूँ आपको। फैक्ट्रीज एक्ट हमारा नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी चैप्टर में कुछ भी हमने छोड़ा नहीं। आप मॉड्यूल, मैंने बोला ना अभी का नेक्स्ट क्लास के बाद आप मॉड्यूल में यू मैच ऑल द कंटेंट ऑफ योर नोट्स एंड पीपीटी विद द मॉड्यूल, तो आपको कुछ नहीं ऐसा मिलेगा जो हमने छोड़ दिया, ठीक है। सो यू विल बी सैटिस्फाइड। दूसरी बात, कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो बार बार चला के देखो, लेकिन आई एम श्योर कि आप इतने नहीं हो, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा ही है, तो आपको एक बारी में समझ में आ जाएगा। नहीं आता तो दोबारा चला लो। उससे भी अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, कोई ऐसा शब्द मैंने बोल दिया या कोई ऐसी चीज मैंने बोल दी जो आपको नहीं समझ में आ रही, अभी बोलोगे मैम बार बार सुनने से क्या समझ में आएगा, जब एक बार में नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, नो प्रॉब्लम। You have a Telegram link, you have a WhatsApp community, you have my number. You can simply message me and ask your doubt. इससे ज्यादा ईज आउट तो मैं नहीं कर सकती ना आपके स्टडी को, ठीक है ना। तो आपको आपको कोई भी दिक्कत आती है, आप कमेंट में डाउट लिख दो। वैसे कमेंट में लिखोगे तो मैं कितना ही बताऊं, कमेंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। नहीं ताकि बाकी बच्चों को भी अगर होगा तो वहां पे क्लियर आउट हो जाएगा। और अगर वैसे पूछना है तो यहाँ में नंबर, आप वहां पे भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। What I want from all of you is that you should properly schedule your studies and keep eye on your goal, and your goal is June 25, ठीक है ना। अभी तीसरी बात एक और मुझे करनी थी कि अगर आपको लगे कि एक चैप्टर बड़ी जल्दी हो गया 3 क्लास में, इसमें तो 6-10 क्लास लगनी चाहिए, सो दैट इज जस्ट आई वुड से बिजार। ऐसा कुछ नहीं है। आपको चीज जहां तक समझ में आ रही हो, जितना कंटेंट हम कवर कर रहे हैं, अगर मैं फैक्ट्रीज एक्ट में 4 केसेस आपको और बोल दूं, एक्स्ट्रा पढ़ा दूं, सो दैट इज जस्ट गोइंग टू एनहांस योर नॉलेज फॉर श्योर। बट अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम उतना पढ़े कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। आप समझ रहे हैं, क्योंकि पढ़ने की तो कोई लिमिट ही नहीं है, पूरा बेयर एक्ट है वो भी पढ़ सकते हैं हम, वो तो कंप्लीट चीज है। लेकिन हम उतना पढ़ रहे हैं जो हमारे मॉड्यूल में, उसमें से कुछ नहीं छूटेगा। उसके अलावा भी आपको कुछ पूछना है, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, राइट। चलिए ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर पढ़ते हैं। एवरी ऑक्यूपायर शैल एंश्योर सो फार एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, एवरी ऑक्यूपायर शैल एंश्योर मतलब हर ऑक्यूपायर की ड्यूटी है, पहली ड्यूटी तो यही है कि उसको मेक श्योर करना चाहिए कि जो वर्कर है उनके हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर पे कोई बात ना है। उनके हेल्थ, वेलफेयर और सेफ्टी को प्रॉपरली लुकअप करे ऑक्यूपायर, ठीक है, व्हाइल दे आर एट वर्क इन अ फैक्ट्री। हाँ, उसके बाद वो कहीं पे भी जा रहे हैं तो क्या कर सकता है ऑक्यूपायर, लेकिन जब तक फैक्ट्री में वर्कर है तो उनकी हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर का जिम्मा किसका है, ड्यूटी किसका, ऑक्यूपायर। तो ऑक्यूपायर की पहली ड्यूटी है कि वो प्रोविजन और मेंटेनेंस करे प्लांट एंड सिस्टम का। ऐसा नहीं कि 20-20 साल पुरानी मशीनरी है तो हाथ आ गया वर्कर का, वर्कर्स को दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए। देन अरेंजमेंट इन द फैक्ट्री फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी and absence of risk to health of the worker in connection with handling, storage, transport of articles and substances. तो अगर आपकी फैक्ट्री में इतने अरेंजमेंट करके होने चाहिए जिससे वर्कर की सेफ्टी रहे। ऐसा नहीं बेचारा वर्कर सामान उठा रहा है और उसके हाथ में जो ग्लव्स हैं वो पहने नहीं है, तो उसके हाथ पे वो केमिकल गिर गया, उसका हाथ खराब हो गया। सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। जैसे आप किसी ऐसी फैक्ट्री में जाए, इलेक्ट्रिकल काम हो रहा है, वहां पे वुडन फ्लोरिंग जरूर होगी। मेरे डैड का काम है इसलिए मुझे पता ना, वहां वुडन फ्लोरिंग जरूर होगी क्योंकि सेफ्टी है, सेफ्टी मेजर है, राइट। तो सेफ्टी विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ द हेल्थ।
द प्रोविजन ऑफ सच इंफॉर्मेशन लाइक इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, सुपरविजन, ये सब चीजों का जिम्मा ड्यूटी भी ऑक्यूपायर की है कि कोई नया वर्कर आया है उसको ट्रेनिंग देना है, उसको इंस्ट्रक्शन देना है, जो भी नेसेसरी है कि भाई इस मशीन को कैसे यूज करना है, इस मशीन को ग्लव्स पहन के टच करना है, इस केमिकल को ट्रांसफर करने से पहले ये प्रिकॉशंस लेने हैं. दीज आर द ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर. The maintenance of all places of work in a factory in a condition that is safe and without the risk to health and provision. Again the same thing कि आप जो भी access दे रहे हैं machines का वो ऐसी जगह होनी चाहिए जो बिल्कुल safe हो और उसमें किसी भी प्रकार का risk ना आए to the health and safety of the worker. The provision and monitoring of the working environment. Facility ऐसे होनी चाहिए working environment. आगे जाके आप पढ़ोगे कि कम से कम एक वर्कर को 14.2 क्यूबिक मीटर की जगह चाहिए, कम से कम प्रोविजन होने चाहिए बैठने के, रेडली अवेलेबल एम्बुलेंस होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होने चाहिए, फर्स्ट एड कबर्ड्स होने चाहिए, बहुत सारी बातें आप अभी आगे पढ़ोगे फैक्ट्रीज एक्ट में. तो कह रहे हैं ये सारे वर्किंग एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने की ड्यूटी किसकी है? ऑक्यूपायर. राइट. चलिए, तो हमारी स्लाइड से तो हमारा खत्म हो गया है. नाउ वी गॉट टू सी आवर नोट्स. चलिए, सो देखिए, statutory agencies and their powers for enforcement of the act. ये वाला टॉपिक नहीं था तो हम इसको नोट से कर रहे हैं. यहाँ कह रहे हैं स्टैट्यूटरी एजेंसीज और उनकी पावर्स क्या है एक्ट के तहत, वो हम आगे बात करेंगे. लेकिन हर स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है रेफरेंस टू टाइम ऑफ द डे की. जैसे क्या है ना, अभी नॉर्थ इंडिया में विंटर्स ज्यादा होते हैं, साउथ इंडिया जाओ विंटर्स होते ही नहीं है. वैसे मेरा तो फ्यूचर प्लान यही है कि मैं तो एक एज के बाद ना मतलब विंटर्स में साउथ इंडिया ही चली जाऊंगी. मेरे से तो बर्दाश्त नहीं है भैया दिल्ली की विंटर्स. तो यहाँ कह रहे हैं दिस सेक्शन 3 कहता है स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रहा है टू मेक रूल्स फॉर रेफरेंस टू टाइम ऑफ अ डे एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बीइंग 5.5 आवर्स ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम. ये तो एक ज्योग्राफिकल बात है जो बोल रहा है कि एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो पूरा इंडिया फॉलो करता है. बट एट द सेम टाइम अगर आप ईस्ट साइड पे जाओगे ना, जहाँ पे मतलब इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी सुबह हो जाती है. बहुत कॉमन सा रीजन है, सनराइजेस फ्रॉम ईस्ट. तो ईस्टर्न जगह पे जल्दी जल्दी सनराइज हो जाता है और अगेन सनसेट भी बड़ी जल्दी हो जाता है ना. और एक 2 आवर का डिफरेंस है. मतलब अगर वहां पे सनराइज 4:30 बजे हो जाता है तो हमारे यहाँ तो नहीं होता 4:30 बजे, है ना. हमारे यहाँ तो 6 बजे होता है. और अगर आप दिल्ली को अगर लूं, आप और वेस्ट जाओगे तो वहां पे और सनराइज लेट होगा. आप समझ गए ना. तो बेसिक ज्योग्राफिकल बात है. तो एक टाइम आवर क्या होना चाहिए, डे का मतलब एक आवर ऑफ वर्क कितने होने चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. पावर टू डिक्लेयर डिफरेंट डिपार्टमेंट टू बी सेपरेट फैक्ट्री और 2 और मोर फैक्ट्रीज टू बी सिंगल फैक्ट्री, ये काम भी स्टेट गवर्नमेंट का है. स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया है लॉ ने और बोला है कि हर फैक्ट्रीज कभी कभी क्या करती है ना, ओनर क्या करते हैं, अलग अलग फैक्ट्री बना देते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से और बोलते हैं हमारे ऊपर तो फैक्ट्रीज एक्ट लगेगा ही नहीं, हमारे यहाँ तो इतने लोग ही काम नहीं कर रहे हैं. पर भाई आपका फिनिश प्रोडक्ट तैयार होने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं जिसको तुमने अलग अलग फैक्ट्री घोषित कर दी है, तो ये तो गलत है ना. तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को सिंगल फैक्ट्री बनाना है या सिंगल फैक्ट्री को डिवाइड करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में. दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. पावर टू एग्जेम्प्ट ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी. अभी देखो कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कोई बाढ़ आ जाती है, कोई नेचुरल कैलेमिटी ऐसी हो जाती है या पब्लिक इमरजेंसी ऐसी आ जाती है किसी जगह पर, तो वहां पे फैक्ट्रीज को एग्जेम्प्ट करा जा सकता है बाय स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. अगेन कोई किसी पर्टिकुलर राज्य में, किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई इमरजेंसी हो गई है तो ऐसा नहीं कि पूरे देश की फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, पर उस स्टेट को स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है पब्लिक इमरजेंसी के दौरान. पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स. यहाँ कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर है टू मेक रूल्स विद रेफरेंस टू अप्रूवल, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन. अभी मेरे को कोई फैक्ट्री खोलनी है गुजरात में तो मैं वहां के डीएम से अप्रूवल लूंगी. मुझे राजस्थान में कोई काम करना है विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग तो मैं वहां के स्टेट गवर्नमेंट से उस प्लान की अप्रूवल लूंगी. तो स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स है एक बार देखिए. दे हैव द पावर्स फॉर सबमिशन ऑफ प्लान्स. They require the previous permission in writing of the state government or a chief inspector to be obtained on the site on which factory is to be situated
फॉर द कंस्ट्रक्शन और एक्सटेंशन ऑफ एनी फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री उसको बनाना है तो वहां के डीएम से आपको क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल. यू हैव टू टेक परमिशन फॉर सबमिशन ऑफ एनी प्लान्स. एक प्लान होता है ना, एक लेआउट दिया जाता है कि हम ऐसे फैक्ट्री बना रहे हैं, इस प्लान के लेआउट का अप्रूवल लेने के लिए किससे करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट. कोई पर्टिकुलर प्लान्स के बारे में स्पेसिफिकेशन का अप्रूवल लेना है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट देगी. कोई रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग लेनी है कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ फैक्ट्री की, जैसे क्या होता है ना, हमारी ये फैक्ट्री, हम ये काम करते हैं, हम इस डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्री को बिलोंग करते हैं, हमारा पॉल्यूशन परमिसिबल लिमिट इतना है, तो आपको अप्रूवल मिलेगी या नहीं मिलेगी, कौन देगा इसके अप्रूवल, स्टेट गवर्नमेंट. कोई भी लाइसेंस ग्रांट या रिन्यू नहीं करा जाता जब तक कि आप स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल ना ले लें. ठीक है, तो स्टेट कोई भी लाइसेंस ग्रांट करना या रिन्यू करना, ये भी स्टेट गवर्नमेंट की पावर है. डीम्ड अप्रूवल, इफ ऑन एनी एप्लीकेशन फॉर परमिशन, जो भी आपने ऊपर परमिशन के बारे में इतनी सारी परमिशन सुनी है ना, जगह लेनी है, फैक्ट्री ओपन करनी है, प्लान की अप्रूवल, साइट की अप्रूवल, प्रोसेस की अप्रूवल, ये जितनी भी अप्रूवल्स आपने ऊपर पढ़ी हैं, ये किससे लोगे आप अप्रूवल, स्टेट गवर्नमेंट या फिर वहां के चीफ इंस्पेक्टर से. कैसे लोगे, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट उनको भेजोगे. क्या, एप्लीकेशन. नो ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट विद इन 3 months. 3 महीने हो गए, वहां के डीएम का कोई रिप्लाई नहीं आया. ठीक है, द परमिशन अप्लाइड फॉर द सेड एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ग्रांटेड. और अगर 3 महीने तक कोई रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई क्या आना चाहिए, या तो एप्लीकेशन ग्रांट कर दो या फिर रिजेक्ट कर दो, या फिर उनको मॉडिफिकेशंस करने के लिए बोलो कि नहीं नहीं नहीं, प्लान में ये चेंजेस करो तभी अप्रूवल होगा. कुछ तो कम्युनिकेट करो. अगर स्टेट गवर्नमेंट या डीएम कुछ कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे 3 महीने तक, देन द प्लान or the approval or the application will be considered as granted. Appeal to the central government, where a state government or a chief inspector refuses to grant the permission. अगर कोई chief inspector बोले grant नहीं कर रहा परमिशन, या फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा है, और 30 दिन के अंदर भी बोला कि ये मॉडिफिकेशन करो, एप्लीकेंट ने कर भी दिया मॉडिफिकेशन अपने प्लान्स में, तब भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं अप्रूव कर रही है, तो जो एप्लीकेंट है, दैट मीन्स जो फैक्ट्री लगाना चाहता है, वो कहाँ अप्लाई कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट. राइट, चलिए. एजेंसीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू कैरी आउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट, इंस्पेक्टर, सर्टिफाइंग सर्जन, इन सेक्शन का नाम याद रखिएगा, 8 to 9, certifying surgeon section 10, welfare officer section 49 and safety officer section 49B. अभी यहां देखिए पार्ट डी, इंस्पेक्टर्स के बारे में आ रहा है पार्ट डी. क्या हम ये पढ़ चुके हैं पीपीटी से, जरा ध्यान दीजिए. सेक्शन 8, डीएम इज द इंस्पेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट ऑफिसर, अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर. यहां देख रहे हैं सारी बातें. Where in any area there are more than inspector than one, the state government may by notification. यहाँ कह रहे हैं कि अगर किसी एक स्टेट में एक से ज्यादा इंस्पेक्टर हो भी जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि इस इंस्पेक्टर का कौन सा एरिया है. ठीक है, उसके बाद पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर देखिए, ये पूरा क्लियरली आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन डिटेल वाया पीपीटी, हमने कर लिया. पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर, सर्टिफाइंग सर्जन सेक्शन 10, just have a look. We talked about each and every point under section 10 of certifying surgeon. उनके क्या क्या ड्यूटीज हैं. वेलफेयर ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर्स we have done. These are the 4 agencies we had for the administration of act. Duties of occupier, see students, we have done. We have talked about everything via PPT की नोटिस में क्या क्या बातें होती है, नेम, एड्रेस, नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. राइट, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग. मैच करके देख लेना आराम से क्लास के बाद. नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू मैनेजर, डीम्ड ऑक्यूपायर, ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर सेक्शन 7A. वी हैव हाईलाइटेड एवरीथिंग so that you can easily remember, you can easily learn all the duties, everything, all the topics. हर टॉपिक में बोल्ड कर दी गई हैं चीजें so that it is easy for you to remember. Right? General duties of the manufacturers, ये हमें करनी है. ठीक है, चलो. General duties of manufacturers as regards the article and substances for use in factory section 7B. अच्छा, अभी क्या है, duties of occupier हमने ऊपर बात करी, जिसके पास सारा अल्टीमेट कंट्रोल है. उसके बाद सेक्शन 7B बात कर रहा है जनरल ड्यूटीज ऑफ मैन्युफैक्चरर्स.
Subsection 1 casts an obligation on every person who designs, manufactures, imports or supplies any article for use in factory. अभी क्या है ना, मेरी फैक्ट्री है एंड माय फैक्ट्री मेक्स जिम प्रोडक्ट्स, होते हैं ना वो जिम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चलो जिम को छोड़ो, मुझे तो नॉलेज ही नहीं है जिम की. सपोजिंगली आई हैव अ फैक्ट्री एंड आई हैव मेरी फैक्ट्री में बनता है फर्नीचर, ठीक है. अब फर्नीचर में वुड चाहिए, तो शीशम वुड आ रही है, कौन सी वुड आ रही है, तो उसके लिए जो सप्लायर है उसकी भी कुछ ड्यूटीज बनती है फैक्ट्रीज एक्ट में. हालांकि आप सोचिए कि वो डायरेक्टली काम नहीं कर रहा, लेकिन उसका जो मटेरियल आ रहा है फैक्ट्री में, तो उसकी भी कुछ ड्यूटीज बनती है. क्या है? Ensure so far as reasonably practicable that the article जो आप भेज रहे हैं that has to be safe and without risk to the health of the worker. अभी वुड में तो कोई रिस्क नहीं है, लेकिन सपोजिंगली कोई ऐसा मटेरियल भेज रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक काम है, आपने कोई ऐसा अप्लायंस भेज दिया, वायर भेज दी जो खराब है, सो दैट वुड डेफिनेटली इम्पोज अ थ्रेट टू द लाइफ ऑफ वर्कर. तो ऐसा नहीं करना है. सेकेंड, carry out or arrange for carrying out such test and examination as may be considered necessary for the implementation or provision of clause A. तो ये क्लॉज ए के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर आपको अपने रॉ मटेरियल पे कोई टेस्ट कराना पड़े, एग्जामिनेशन कराना पड़े, जो गवर्नमेंट ने बोला कि कराना जरूरी है, जैसे मैं कुछ अप्लायंसेस बनाती हूँ, मुझे उसके लिए वायर चाहिए, ठीक है, तो मेरी फैक्ट्री में वायर नहीं बनती है, आई एम मेकिंग मशीनरी, लेकिन उसमें चाहिए मुझे वायर, तो मैं वायर जो सप्लायर से खरीद रही हूँ, उस सप्लायर की ड्यूटी है कि वो मुझे सेफ मटेरियल दे और जो भी टेस्ट और एग्जामिनेशन चाहिए होते हैं वो प्रॉपर एग्जामिनेशन हो. अब मुझे सप्लायर बोले कि मैम हमारी जो वायर है बिल्कुल प्रॉपरली सर्टिफाइड है, गुड. टेक अदर स्टेप्स दैट मे बी नेसेसरी लाइक इन कनेक्शन विद द यूज ऑफ द आर्टिकल, किसको कैसे यूज करना है, उसको कैसे डिजाइन और टेस्ट किया गया है, अबाउट एनी कंडीशन दैट इज नेसेसरी कि ये प्रोडक्ट को ऐसे यूज करना है, और आप प्रिकॉशंस भी दें. सप्लायर है, रॉ मटेरियल भेज रहा है, तो आपको उसके पैक के ऊपर लिखा होना चाहिए कि उसको कैसे यूज करना है, उसको कैसे डिस्पोज करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, राइट. आई एम श्योर आप भी कितनी सारी चीजें खरीदते हो, आप देखते हो ना उसके ऊपर लिखा होता है वार्निंग लिखी होती है ना. सो सप्लायर को बोला जा रहा है कि आप जो भी रॉ मटेरियल फैक्ट्री भेज रहे हो, आपकी ये सारी ड्यूटीज है. It is provided that where the article is designed or manufactured outside India, it shall be obligatory on the part of the importer to see that the article conforms to the same standards as in India. If the standard adopted in the country outside for the manufacture of such article is above the standard adopted in India, then the article confirm. ये तो पता, ये तो कॉमन सेंस है. देखो आपने कोई आर्टिकल मंगवाया इंडिया के बाहर से, आपने कोई ऐसी बैटरी मंगवाई बाहर से जो आपको इंडियन कंपनी को चाहिए, आपने कोई बैटरी मंगवाई, अब वो बैटरी जो बनी है वो इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो करनी होनी चाहिए. किसकी ड्यूटी है? टू सी इंपोर्टर. अभी जैसे मेरी फैक्ट्री है और मैं कुछ मंगवा रही हूँ बाहर से, तो मेरी ड्यूटी है कि आई शुड मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट मैं इंपोर्ट करा रही हूँ दैट शैल कंफर्म द इंडियन स्टैंडर्ड. और अगर बाहर वालों के स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो वो कंफर्म करेगा इंडियन स्टैंडर्ड को, राइट. सो ये कुछ मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी है अंडर सेक्शन 7B. Part E and F we will do in the next class, and then our chapter will be done. We'll finish it off. And ये देखो आज हमने कितनी सारी बातें करी है ना, कितनी सारी बातें करी हैं हमने, और कितनी सारी ऐसी बातें भी करी हैं जो लर्न करने वाली हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी हैं. देखिए ये सारे नोट्स जो हैं ये आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं. अगेन आई एम गिविंग यू अ डिस्क्लेमर, अगर मैंने आपको नोट्स नहीं मिले हैं यू कैन रीच बैक टू मी एंड लेट मी नो, आई विल फॉरवर्ड यू ऑल द नोट्स. And revision is very important. As soon as, अब जैसे देखो आज की क्लास में हमने काफी मुश्किल टॉपिक्स करे, so make sure that you revise those topics. If you will not revise, आपको आगे का समझने में मुश्किल तो आएगी. प्लस रिविजन से क्या होता है ना, हमारी पढ़ी हुई चीज, अभी मैंने बोला समझ में आ गई दैट्स फाइन, बट पढ़ी हुई चीज लर्न हो जाती है, हमें अच्छे से हमारे माइंड में आ जाती है once we revise it, right? तो I'll see you in the next class with the next part of Factories Act, that is part E and F, and we'll completing Factories Act in next class, student. Till then, please revise, please study hard. It's very important. You shall strive for your goal in June 25. And if you want to really achieve your goal, you need to be constantly, you need to be, what do I say? You need to be
from the starting itself you need to be what dedicated and very serious for your exam, right? अभी seriousness को बिल्कुल भी downward मत आने देना. जो भी आपके अभी thoughts हैं, your aspirations, your goals and your excitement and your dedication, keep it alive till your exams. अगर ये ग्राफ तुम्हारा ऐसा ही गया ना तो फिर तो ठीक है, ये ऐसे ही गया ना ग्राफ तो फिर मई में मुझसे मत पूछना कैसे पढ़े. मैं आज ही बता सकती हूँ कैसे पढ़े, मई में नहीं बता सकती, राइट? चलिए, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स.